हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो ये द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि पहली बार यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं एक करंट अफेयर्स का कंप्रहेंसिव कोर्स जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को टारगेट कर रहा है। यहाँ जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के आपके करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे थ्रू मैराथन लेक्चर्स, मॉक टेस्ट एंड लाइव डाउट सेशंस। तो अभी तक हमारे चैनल पे कई सारे मैराथन लेक्चर्स रिलीज हो चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अभी एक ज्योग्राफी का लेक्चर बाकी है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको और कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से नेट ग्रिड। नेट ग्रिड क्या है इसके बारे में समझेंगे। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन में से एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर विथ नो टेंजिबल रिजल्ट्स। तो इसमें ऑथर ने बताया है कि किस तरह से यूएस ने जो ये वॉर थी अफगानिस्तान में अगेंस्ट तालिबान, इसे स्टार्ट तो किया था एज अ ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन इसका कोई भी टेंजिबल रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देन ईरान अलाउइंग न्यूक्लियर सर्विलेंस। तो ईरान ने कुछ हद तक कुछ स्टार्ट करते हुए एक सिंबॉलिकली ये दिखाया है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर सर्विलेंस के लिए तैयार हैं। तो इसको देखेंगे। जीएस 3 में इकोनॉमी में से एनसीएलटी एंड आईटीएटी को देखेंगे। ये दोनों क्या हैं? ये ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स एंड इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इन दोनों के बारे में क्या न्यूज़ थी इसको देखेंगे। साइंस एंड टेक में नीरी एंड सलाइन गागल आरटीपीसीआर। तो नीरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है एनवायरमेंट से रिलेटेड, और इन्होंने किस तरह से आरटीपीसीआर को जो एमएसएमई की मिनिस्ट्री है उसको हैंड ओवर कर दिया है, इसको देखेंगे, पूरी इशू को देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि है आज का एडिटोरियल, द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर विथ नो टेंजिबल रिजल्ट्स। तो देखो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 9/11 हुआ पहले अमेरिका में, यूएस में जो 9/11 वाला इंसिडेंट हुआ था, जो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद यूएस बिल्कुल भिड़ गया अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर बहुत भिड़ गया था और इसने पूरी दुनिया को ये कहा कि अब मैं दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म करूंगा, ये यूएस ने कहा, ठीक है। आज 20 ईयर्स हो गए हैं इस वॉर को और हमें कुछ भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। जहां 9/11 की 20th एनिवर्सरी मना रहा है यूएस, वहीं साथ में तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वो अपने प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स अनाउंस कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह की यहाँ पे आयरनी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें ऑथर ने कहा है कि ये पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स बेस्ड वॉर थी, जियोपॉलिटिक्स बेस्ड वॉर थी, जिसमें कि गलत फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस लिए गए, जिसके कारण आज जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे सामने है। तो जियोपॉलिटिक्स बेस्ड वॉर थी। अभी कैसे की मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ मैंने साइड में मेन पॉइंटर्स लिखे हुए हैं फॉर योर ईज। तो देखो 20 ईयर्स हुए हैं 9/11 को हमारे, ठीक है। 9/11 जो अटैक हुआ था उसको 20 ईयर्स हो गए हैं, 20th एनिवर्सरी मना रहा है यूएस। साथ में ही जिसको ख़त्म करने आया था यूएस 20 साल पहले, तालिबान को जो पहले यूएस ख़त्म करने आया था, वही तालिबान अफगानिस्तान में पूरी तरह से फैल चुका है और यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को घोषित कर रहा है। तो ये इस तरह की आयरनी देखने को मिल रही है। ये जो यूएस टेररिज्म के ऊपर वॉर लड़ने आया था, यूएस लेड वॉर होनी चाहिए थी जो टेररिज्म के ऊपर, उसका कोई भी टेंजिबल रिजल्ट देखने को नहीं मिला। टेंजिबल मतलब फिजिकली जो विजिबल हो, तो ऐसा कोई भी टेंजिबल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। उल्टा हम अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं, थोड़े साल और पीछे चले गए हैं, जहाँ पे टेररिज्म और ज़्यादा वाइडर और ज़्यादा डीपर हो सकता है हमारे दुनिया में, ठीक है। ग्लोबली टेररिज्म जो है उसको एक बढ़ावा मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कई सारे मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे हो सकता है कि टेररिज्म ज़्यादा डीपर और ज़्यादा वाइडर हो चुका हो ग्लोबली। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है जो बाइडन, जिन्होंने यहाँ पे ये डिसीजन लिया कि हम अपनी यूएस की जो मिलिट्री है उसको यहाँ से अफगानिस्तान से विड्रॉ करेंगे, हो सकता है कि इन्होंने दूसरे 9/11 के लिए यहाँ पे सीड्स बो दिए हों। तो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बताते हैं। और इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो जब ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने एक नारा दिया था दैट वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि यूएस के कई सारे प्रेसिडेंट्स की एक साथ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे इन्होंने तालिबान को ग्रेट करने की कोशिश की है, मेकिंग तालिबान ग्रेट अगेन। तो यहाँ पे अल्टीमेटली भले ही इन्होंने कोशिश ना की हो, भले ही ये इंटेंडेड ना हो, लेकिन जो इसका रिजल्ट देखा जा रहा है इस यूएस लेड वॉर का, इसमें ये देखा जा रहा है कि रिजल्ट ये है कि इन्होंने तालिबान को फिर से ग्रेट बना दिया है, फिर से ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और ऐसा क्यों?
देखो पहली चीज़ तो ये कि जो मैं आपसे कह रही थी कि टेररिज्म और ज़्यादा वाइडर हो सकता है, ज़्यादा डीपर हो सकता है, 9/11 अटैक फिर से हो सकता है कि तालिबान और ज़्यादा ग्रेटर हो जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो ये पूरी दुनिया ने देखा है कि तालिबान ने दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री को हरा दिया है। मोस्ट पावरफुल मिलिट्री जो थी दुनिया की, जो कि यूएस की थी, इसको तालिबान ने हरा दिया है। इसमें कई सारे लोगों की जान गई है, जैसे कि यहाँ पे लगभग 2,500 अमेरिकन सोल्जर्स की जान गई है, ठीक है। लगभग 1,500 अलाइड ट्रूप्स की यहाँ पे जान गई है। लगभग 66,000 अफगान के सिक्योरिटी पर्सनल और यहाँ के सिविलियंस की जान गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जान गई है। यूएस ने अपनी पूरी जान झोंक दी, लेकिन फिर भी तालिबान से नहीं जीत पाया। तो एक तरह से ये इंस्पायर करेगा दूसरे टेरर ग्रुप्स को कि हम भी अब यूएस जैसी बड़ी मिलिट्री पे भी हम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे टेरर ग्रुप्स को और ज़्यादा इंस्पिरेशन और पावर मिल जाए तालिबान के थ्रू, ठीक है। इंडिया जो कि यूएस जिसको अपना अलाय कहता है, इंडिया यहाँ पे एक लूजिंग साइड पे देखा जाएगा। ऐसा क्यों? हम सभी को पता है कि अफगानिस्तान इंडिया के बहुत पास में है और अफगानिस्तान को सीधा जो अफगानिस्तान का टेररिज्म पलता है ना, वो पूरा पाकिस्तान के पैसे पे पलता है। और चलो पाकिस्तान के पास तो खुद के पास भी उतना पैसा नहीं है, तो चाइना इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जितना भी एड जाता है पाकिस्तान की साइड से ही जाता है वो तालिबान, और जितना भी टेररिज्म यहाँ पे पनपता है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के कारण ही होता है। तो ये हमारे लिए एक और चैलेंज हो गया, क्योंकि हम भी यहाँ पे टेररिज्म के सेंटर पे आ गए हैं, ठीक है। जहाँ पे जो टेररिज्म का बेसिक हॉटस्पॉट है उसी रीजन में हम आ गए हैं, तो हमारे यहाँ भी अटैक्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी इक्विप्ड हैं चाइना के साथ। हमको पहले ही चाइना जो कि ऑलरेडी एक एक्सपांशनिस्ट कंट्री है, एक्सपांशनिस्ट मतलब जिसको अपनी टेरिटरी हमेशा बढ़ानी ही होती है। आप चाइना को देख रहे हैं, साउथ चाइना सी की तरफ चाइना बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया में अरुणाचल की तरफ बढ़ता है, लद्दाख की तरफ बढ़ता है, म्यांमार में बढ़ रहा है, ठीक है। हर तरफ ये अपने पैर पसारना चाहता है। हांगकांग की बात कर लीजिए या फिर ताइवान की बात कर लीजिए, यहाँ पे सभी तरफ चाइना जो है ये अपनी जो पैर है इसको पसारना चाहता है, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहता है। तो ऑलरेडी हमारा एक एक्सपांशनिस्ट नेबर है, ठीक है, जिसके साथ हमको डील करना है। तो हम ऑलरेडी चाइना के साथ अलग अलग स्टैंड ऑफ्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लद्दाख का स्टैंड ऑफ था, डोकलाम का स्टैंड ऑफ था, इसमें चाइना के साथ हम ऑलरेडी इक्विप्ड हैं। अब क्या हम एक और अपना ऐसा नेबर अफोर्ड कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडिया इसीलिए एक लूजिंग साइड पे हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अनादर डिसीजन ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम इराक। देखो ये जो जिसको बहुत कहा जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लंडर कहा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। और इसमें ऑथर ने ये भी कहा है कि हो सकता है हिस्ट्री में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस सबसे बड़े ब्लंडर के लिए याद रखा जाए, ठीक है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जहां इस ब्लंडर के लिए याद रखा जा सकता है कि उन्होंने अफगानिस्तान से ऐसे सडनली अपने ट्रूप्स को हटा लिया, वैसा ही एक और डिसीजन हो सकता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी ही ले कि इराक से भी वो अपने ट्रूप्स को हटा ले। तो इराक से अगर वो अपने ट्रूप्स को हटा लेती है तो और ज़्यादा ये जो टेररिज्म वाली चीज़ है ये बढ़ जाएगी इन द एशियन रीजन, ओके। और ये सिर्फ एशिया को अफेक्ट नहीं करेगी, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसको भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुअर फॉरेन पॉलिसी है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी पुअर फॉरेन पॉलिसी, और ये कैसे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। जब हम आगे ईरान का डिस्कस करेंगे इशू, तब मैं बताऊंगी किस तरह की यूएस की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी पुअर देखी जाती है। तो क्यों ऐसा, ये मैं बताऊंगी आगे आने वाले आर्टिकल्स में, ठीक है। डिसरिगार्डेड लेसन्स ऑफ 9/11। तो 9/11 में जो हमने लेसन सीखे थे, जो यूएस को लेसन सीखने चाहिए थे 9/11 से, उन्होंने इसको भी डिसरिगार्ड कर दिया है। यहाँ पे क्या लेसन सीखने चाहिए थे इनको कि टेररिज्म हर तरह का गलत होता है, ठीक है। फिर चाहे वो आपको सीधी तरह से इम्पैक्ट करे या ना करे, अगर कोई टेरर एक्टिविटी हो रही है किसी और कंट्री में, अगर कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन रही है किसी और कंट्री में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से सेफ हैं। आप पे कभी भी वार हो सकता है और आपकी इकोनॉमी ही नहीं पूरे सोशल सोसाइटी भी हिल सकती है। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए थी 9/11 से हमको, यूएस को, लेकिन यूएस ने इसको डिसरिगार्ड कर दिया है। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, तालिबान अपना अफगानिस्तान तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि ऐसा नहीं होता है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक एरिया तक सीमित रहे, वो अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है। कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन आप देख लीजिए, वो अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में अगर हम ये मान लें कि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित रहेगा और तालिबान बदल गया है, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये देखा जा रहा है उल्टा कि यूएस 9/11 के लेसन्स तो सीख नहीं रहा है, उल्टा यूएस क्या कर रहा है कि अटेम्प्ट कर रहा है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में डिस्टिंग्विश करने की। देखो कुछ सालों पहले ये पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान भी है।
जो गुड तालिबान है वो उसको सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और जो बैड तालिबान है वो पाकिस्तान में ही बॉम्ब ब्लास्ट कराता है। तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बोल दिया कि एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ कर रहे हैं यूएस वाले, ठीक है। यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये सेम चीज़ की है कि टेररिस्ट को भी यहाँ पे बांट दिया है कि एक गुड टेररिस्ट है और एक बैड टेररिस्ट है, जिसमें तालिबान जो है वो गुड टेररिस्ट है, ये कहा है यूएस ने। और ऐसा कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कहा है कि तालिबान गुड टेररिस्ट है, यहाँ पे ये कहा है, ये जो अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स जारी हुए हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उससे ये समझ आ रहा है कि यूएस ऐसा मानता है कि एक गुड टेररिस्ट है और एक बैड टेररिस्ट है, ठीक है। और यूएस अपनी सहूलियत के हिसाब से ये कर रहा है, क्योंकि यूएस को अल्टीमेटली जो हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से अपनी मिलिट्री को विड्रॉ करना था, और उन्हें अब कुछ नहीं पड़ा है, जो अफगानिस्तान में जो भी हो उन्हें अब ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में वो जो वॉर थी उसको हार चुके हैं। तो अब वो कह रहे हैं अपनी इस चीज़ को छुपाने के लिए कि ये गुड तालिबान है, इनका बिल्कुल ये बदल गए हैं और ये अब अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे अफगानिस्तान में। और बैड तालिबान वो हो गया, बैड टेररिस्ट वो हो गए जो इनके ऊपर अटैक्स कर सकते हैं, जैसे कि ISIS के जो खुरासन वाला, हमने कुछ दिन पहले ISIS खुरासन के बारे में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता हो इसके बारे में तो आप पीछे कुछ लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ISIS खुरासन, उसके बाद यहाँ पे हक्कानी नेटवर्क, इससे ये मानता है यूएस की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस के ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो इनको ये बैड टेररिस्ट कह रहा है और जो तालिबान है उसको गुड टेररिस्ट कह रहा है। तो इस तरह का डिस्टिंग्विशन कर दिया है यूएस ने, ठीक है। और ऐसा कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि यूएस ये कह रहा है कि हमको तालिबान कोऑपरेट करेगा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ऐसा कह रहे हैं यूएस के कुछ लीडर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं, यहाँ पे एक फेलियर रेसिपी क्या देखी जा रही है यूएस की, वो ये देखी जा रही है कि यूएस ऐसा मानता है कि अगर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जैसे कि अभी फॉर प्रेजेंट अगर हम देखें तो अभी तालिबान यूएस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है डायरेक्टली, तो ये कह रहे हैं कि तालिबान अच्छा है, और जो भी इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं ये बैड और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ कुछ नुकसान नहीं कर रही, लेकिन किसी और देश में जाके कोई ऐसा नुकसान कर रही है, लोगों को मार रही है या फालतू में गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर रही है जस्ट टू बिकम डोमिनेंट इन दैट रीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अगर कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक रीजन में पनप रही है, डोमिनेट हो रही है, तो वो बहुत जल्दी आपके रीजन को भी इम्पैक्ट करेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑथर ने कहा है कि इसीलिए ये फेलियर रेसिपी देखी जा रही है यूएस की, ठीक है। तालिबान जो है वो हमेशा से माना गया है कि अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, इन सभी से इंटरवाइंड है, इन सभी से कनेक्टेड है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यूएस मानने को तैयार ही नहीं है। यूएस कह रहा है कि नहीं, तालिबान अलग है और तालिबान का अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट यूएस ने ये कहा कि आईसिस जो खुरासन है, तालिबान को ये कहा कि आप इनसे कोई भी नाता नहीं रखेंगे, इनको अपनी टेरिटरी में नहीं आने देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो सबसे पहला काम क्या किया तालिबान ने, अफगानिस्तान के प्रिजन में से जो भी तालिबान के, आईसिस खुरासन के, हक्कानी नेटवर्क के जो भी लीडर्स इसमें बंद थे अफगानिस्तान प्रिजन्स में, उनको सबसे पहले रिहा करवाया, ठीक है। तो ये तालिबान ने किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंटरलिंक्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद ओसामा बिन लादेन, जिसके ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने आफ्टर 9/11, उसको कह रहे हैं तालिबान की ये कहाँ से आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल 9/11 अटैक्स के लिए। तो ओसामा बिन लादेन तो अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं थे, ये कह रहे हैं तालिबान वाले, ठीक है। फिर काबुल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें भी यूएस ने ये कहा कि नहीं नहीं, तालिबान ने नहीं करवाई, ये तालिबान तो अब सुधर गया है, ये कराई है आईसिस के ने, ठीक है। तो ये कहा है यहाँ पे यूएस ने। तो एक तरह से दिख रहा है कि यूएस जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है गुड तालिबान कह के, ठीक है। अफगानिस्तान को देखा जा रहा है कि ये जियो पॉलिटिकल ड्राइवन वॉर जो थी टेरर के ऊपर, इसके कारण हो सकता है कि अफगानिस्तान वापस से ट्रांसनेशनल टेररिज्म का एक हेवन बन जाए। और यहाँ पे अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हमें इंटरनेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। हम एक ही डोमिनेंट कंट्री के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, यूएस के ऊपर हम रिलाय अकेले नहीं कर सकते, हमें इंटरनेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, नेट ग्रिड टू फाइनली सी द लाइट ऑफ डे। तो देखो, नेट ग्रिड एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, ठीक है। नेट ग्रिड ये 2009 में इस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन इसका जो सिंक्रोनाइजेशन और टेस्टिंग है वो अब कंप्लीट होने जा रहा है, और अब इसके बाद जो नेट ग्रिड है वो लाइव होगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये इसको लाइव करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो नेट ग्रिड के बारे में समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है कि 26/11 वाले जो हमारे ऊपर अटैक्स हुए थे 2008 में, 26 नवंबर 2008 में ये अटैक्स हुए थे हमारे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पाया कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ज़्यादा है,
हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रहा, कोई कॉपरेशन ही नहीं है अलग अलग एजेंसीज के बीच में। उसके कारण 2009 में फिर नेट ग्रिड इस्टेब्लिश हुआ। नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। ये 2009 में कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था और ये क्या है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन था फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन था जहाँ पे ये किसी भी तरह का डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इमिग्रेशन से एंट्री एग्जिट, बैंकिंग, टेलीफोन डिटेल्स, जो भी सस्पेक्टेड लोग थे उनकी ये सारी डिटेल्स देता था वो डाटाबेस, ठीक है। एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया था नेटग्रिड के फॉर्म में, जो सारे इंटेलिजेंस रिलेटेड डाटाबेस प्रोवाइड करता था इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को। तो आज की डेट में देखा जाए तो 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इसको एक्सेस कर पाती हैं नेटग्रिड को, जैसे कि एक रॉ है, ठीक है, फिर एक आईबी है। इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इसको एक्सेस कर पाती हैं। तो बेसिकली नेटग्रिड था क्या, नेटग्रिड एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को लिंक करने का एक काम था, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भी इंटेलिजेंस रिलेटेड डाटाबेस देते थे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तक पहुंचा के सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करना और जो भी आगे की कार्रवाई है वो करने का काम करवाती है नेटग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंजर था, ये क्यों जरूरत पड़ी देखो नेटग्रिड की, तो अगर हमारे पास नेटग्रिड नहीं होता तो क्या होता कि जो पुलिस है, पुलिस फोर्स हो जाती, फोर्सफुली पुलिस को क्या करना पड़ता, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हार्श एंड कोअर्सिव मीन्स का यूज करना पड़ता, ठीक है। थर्ड डिग्री टॉर्चर देना पड़ता जो भी अंडर ट्रायल्स हैं उनको। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन मेथड्स का यूज ना करना पड़े, इसलिए नेटग्रिड को लाया गया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर एवरी टेररिस्ट अटैक इट गोज अबाउट राउंडिंग अबाउट द सस्पेक्ट्स। तो हर टेररिस्ट अटैक के बाद हमको समझ ही नहीं आता कि किसने अटैक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं। इसके अलावा बहुत टाइम भी जाता है सर्च एंड रिकॉग्निशन में, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम करने के लिए भी ये यूजफुल होगा। और तीसरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी हेल्प करेगा टू टैब ऑन द पर्सन विद सस्पिशियस बैकग्राउंड। तो सस्पिशियस बैकग्राउंड वाले लोगों के ऊपर एक तरह से नजर रखेगा ये, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ये पता होना चाहिए जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 के अंतर्गत इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है, मतलब नेटग्रिड आरटीआई में नहीं आता है, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इशू है हमारा अबाउट एनसीएलटी एंड आईटीएटी। तो एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और आईटीएटी यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज थी काफ़ी ज़्यादा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फटकार भी लगाई थी कुछ दिनों पहले कि आप क्या चाहते हैं, ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज भरेंगे कि हम भरें, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, जब इनको फटकार लगाई तो सेंटर ने अब जो ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज थी इनको भरना स्टार्ट किया है और 31 लोगों को यहाँ पे नया जो थे इनको यहाँ पे भर्ती करवाया है इन एनसीएलटी एंड आईटीएटी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो कोर्ट ने ये कहा था, कंसर्न्स जारी किए थे कि सेंटर जो है कुछ काम नहीं कर रहा ट्रिब्यूनल्स की जो वैकेंसीज है इनको भरने के लिए, और जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं वो एक तरह से स्टाफ क्रंच देख रही हैं, स्टाफ ही नहीं है उनके पास काम करने के लिए। तो यहाँ पे लगभग 250 पोस्ट लेइंग वेकेंट, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो जिनमें से कुछ पोस्ट अभी यहाँ पे भर दी गई हैं बाय सेंटर इन एनसीएलटी एंड आईटीएटी। तो देखो एनसीएलटी क्या है, दोनों ही यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज का क्वेश्चन ये है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ट्रिब्यूनल्स ये कौन से आर्टिकल में दी गई हैं और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना कि क्या ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थी, अगर नहीं तो ये कौन से अमेंडमेंट से आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल्स में प्रेजेंट हैं। दो तरह की ट्रिब्यूनल्स होती हैं हमारे यहाँ, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक होती है फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है। तो ये जो एनसीएलटी और आईटीएटी है ये अदर पर्पसेस के लिए, तो दोनों के आर्टिकल्स भी बताना, ठीक है। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। आज जो है हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पुराने जो मैंने आपको 10 सितंबर को प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए थे इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे, और आज भी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगी। हम ये जो क्वेश्चंस हम कल लेंगे, हम यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लेंगे प्रीलिम्स के, और ये दोनों ही हम कल लेंगे यानी कि 14 सितंबर को, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चंस भी आपको दूंगी मैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं एनसीएलटी की, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी जो कि बनाई गई है एग्जीक्यूटिव विंग के द्वारा। तो इसको बनाया एग्जीक्यूटिव विंग ने है, लेकिन इसका काम जो है वो जुडिशरी जैसा है, तो इसको कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। और ये क्या करती है, ये एनसीएलटी क्या करती है, ऐसे इश्यूज जो इंडियन कंपनी से रिलेटेड हैं इनको यहाँ पे टेकअप करती है, एडजुडिकेट करती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ये वाली इस्टेब्लिश कब हुई थी, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ये हुई है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुई है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है।
और यहाँ पे देखो बालकृष्ण इरादी कमेटी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, बालकृष्ण इरादी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एनसीएलटी बनाई गई थी, जो कि क्या देखती है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड केसेस देखती है और अगर कंपनीज को वाइंड अप करना है उनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एडजुडिकेट करती है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक जुडिशियल मेंबर होता है जो इसको चेयर करता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो जुडिशियल मेंबर है ये या तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होना चाहिए या सर्विंग हाईकोर्ट जज होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल मेंबर्स होते हैं कुछ। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसके काम की देखें, बात करें तो जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होती हैं, और इसमें क्या क्या शामिल है, जो भी आर्बिट्रेशन होना है, कॉम्प्रोमाइज़ होना है, अरेंजमेंट होना है, रिकंस्ट्रक्शन होना है या वाइंडिंग अप होना है कंपनीज का, वो सब कुछ होता है इसमें एनसीएलटी के अंतर्गत, और ये होता है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिसीजन जो होता है ट्रिब्यूनल का उसको आप चैलेंज कर सकते हो एनसीएलएटी में। ठीक है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में आप इसको चैलेंज कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो, यहाँ में जो जजमेंट मिलता है उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हो फॉर द अपील। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये लास्ट रिजॉर्ट है। ऑलराइट, तो ये हमने एनसीएलटी के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है नीरी से संबंधित। नीरी क्या है, देखो नीरी है नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये क्या करेगा, ये आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी जो इसने स्टार्ट की थी, डेवलप की थी, उसको एमएसएमई मिनिस्ट्री के पास पहुंचाने की बात कर रहा है। तो ये ट्रांसफर करेगा ये आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी को टू एमएसएमई इंडस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री, सो दैट यहाँ पे कमर्शलाइजेशन हो पाए इस आरटीपीसीआर टेस्ट का। ठीक है, कमर्शलाइजेशन के लिए। तो ये नागपुर बेस्ड है नीरी। तो देखो नागपुर बेस्ड जो नीरी है, नीरी यानी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ नीरी। ठीक है, ये क्या करेगा, इंडिजीनियसली डेवलप्ड आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी है एक, जिसको कह रहे हैं सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर। तो यहाँ पे सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ये क्या करेगा, कोविड से रिगार्डिंग टेस्ट करेगा, और ये इंडिजीनियसली डेवलप किया है नीरी ने। इसको कह रहे हैं कि हम एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, सो दैट एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है इस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज कर सके और इसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही यहाँ पे बेच सके। कोई एक्सक्लूसिविटी क्लॉज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग तरीके से कमर्शलाइज कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है ना वो भी इंस्टेंट आता है। तो इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि आपको कोविड है या नहीं है। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये सिंपल है, फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पेशेंट फ्रेंडली है और कंफर्टेबल है, और मेनली ये वेल सूटेड है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ के लिए ज़्यादा सूटेड है, और रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादातर इसको पहुँचाने की बात की जा रही है कि रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में अगर हम इसको पहुँचा देते हैं तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अब नीरी की बात करें कि नीरी क्या है। तो देखो नीरी इज नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग रिसर्च के बारे में बात करता है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो पायोनियर लेबोरेटरी है, लैब है ये इन फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग के लिए काम करता है, लेबोरेटरी है ये एक, नागपुर में बेस्ड है। 1958 में इसको बनाया गया था, और जब बनाया गया था तब इसका नाम क्या था, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम था। 1974 में इसको रीनेम किया गया है और इसका नाम नीरी रखा गया। ठीक है, यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बॉडी है। ठीक है, CSIR की बॉडी है, CSIR का पार्ट है, और ये बेसिकली आउटकम ड्रिवन R&D एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ख़त्म करता है। R&D एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ये, जो आउटकम बेस्ड होती है, ड्रिवन होती है। ठीक है, और CSIR 800 ये प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत नीरी को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसमें काम क्या था कि हम यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, और वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्ट करेंगे इन मेजरली रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ को बेनिफिट करने के लिए ये नीरी बनाई गई थी। तो आपको सलाइन गार्गल RT-PCR क्या है, नीरी क्या है, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, लास्ट इशू है आज का हमारा, ईरान टू अलाउ न्यूक्लियर सर्विलेंस। तो ईरान जो है इसने कहा है कि हम न्यूक्लियर सर्विलेंस को अलाउ करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जो न्यूक्लियर डील वाला इशू था वो सॉर्ट हो गया, तो नहीं, वो न्यूक्लियर डील वाला जो इशू था वो सॉर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंपली ईरान ने कहा है कि एक रेगुलर एक्टिविटी होती है, IAEA जो है,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये इसने यहाँ पे कैमरास लगाए हुए हैं ईरान में। ये कोई इलेजिटिमेट एक्टिविटी तो नहीं हो रही यहाँ पे। इन कैमरास में नए मेमोरी कार्ड डालने के लिए अलाउ कर दिया है ईरान ने कि ठीक है आप सर्विलेंस रख लो हमारे ऊपर, ऐसा सिंपल सी एक एक्सरसाइज है। तो एक तरह से इसको सिंबॉलिकली ये देखा जा रहा है कि ईरान चाहता है कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर से सैंक्शन हटें, उसके ऊपर चाहे तो भले लोग सर्विलेंस कर लें, ठीक है, लेकिन ईरान अपनी इकोनॉमी को अब डेवलप करना चाहता है और ईरान अब कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ईरान जो है यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्पेक्टेटर्स यानी कि IAEA को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप आके हमारे आपके जो सर्विलेंस कैमरास हमारे यहाँ लगे हुए हैं उनमें नए मेमोरी कार्ड्स लगा लीजिए, सो दैट आप हमारी सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एक तरह से नज़र रख सकें। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहा है ईरान ने, ठीक है। तो देखो इस चीज़ से क्या होगा कि अगर ईरान ने ये कहा है तो मतलब ईरान का एक इंटेंशन दिख रहा है कि आगे वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। अभी वियना टॉक्स भी चल रही हैं, ठीक है, बिटवीन USA एंड ईरान, ठीक है, इस न्यूक्लियर डील को सॉर्ट करने के लिए। तो ये न्यूक्लियर डील क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये बेसिकली ये जो इशू है, ये जो न्यूज़ है, ये दिखाती है कि ईरान चाहता है कि डील नेगोशिएट हो जाए और इसीलिए ईरान के पास कुछ समय मिल जाएगा। अभी क्या होना था, IAEA की एक समिट होनी थी, एक मीट होनी थी जहाँ पे हो सकता था कि इसके ऊपर और सैंक्शंस लग जाते ईरान के ऊपर, लेकिन क्योंकि ईरान ने ये अलाउ कर दिया है तो हो सकता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना लगे। ऑलराइट, तो अब ईरान की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है ईरान, ठीक है, ये है यहाँ पे इराक आता है, यहाँ पे अजरबैजान आता है, अर्मेनिया आता है, टर्की आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तुर्कमेनिस्तान आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ऊपर है कैस्पियन सी और नीचे है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक चोक पॉइंट की तरह भी काम करता है। इसलिए ईरान जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बिजनेस रूट है, ट्रेड रूट है, उसको यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ईरान की लोकेशन एक बार देख लेना। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर डील की। तो देखो ईरान न्यूक्लियर डील, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, ईरान हमेशा से अपने आप पे न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाना चाहता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्स अपनी इकट्ठा कर रहा था तो इसके ऊपर लगने लगे सैंक्शंस को कम करने के लिए ईरान न्यूक्लियर डील हुई, ठीक है, कि ईरान चाहता था कि हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगे और जो ग्लोबल मेजर पावर्स थी वो चाहती थी कि ईरान इतनी सारी न्यूक्लियर पावर्स को डेवलप ना करे, ठीक है, क्योंकि उनको खतरा हो सकता था इससे। तो ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको कि जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, JCPOA, इसको साइन किया गया था इन 2015, ठीक है। ये किसके बीच में साइन हुई थी, ईरान एक साइड पे एक पार्टी था और दूसरी पार्टी थी P5+1+ EU। P5 कंट्री में कौन आता है, फेजर, जो कि हमारी UNSC की परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड यानी कि US, UK और रशिया, और इसके साथ में एक जर्मनी था और EU था, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स थे एक साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डील थी इसमें तेहरान जो था, ईरान जो था, उसने एग्री किया था कि हम अपने जो सेंट्रीफ्यूज है उसके स्टोरेज को कम करेंगे, उसके अलावा हम अपने यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके स्टोर्स को कम करेंगे, हेवी वाटर को कम करेंगे और जो की कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, इसको कम करेंगे। तो ट्रंप ने, अब ये देखो अच्छा खासा चल रहा था पूरा एग्रीमेंट, 2015 से 2018 तक में अच्छा खासा एग्रीमेंट चल रहा था। ईरान भी सपोर्ट कर रहा था, कोऑपरेट कर रहा था, बाकी कंट्रीज भी कोऑपरेट कर रही थी। ट्रंप ने क्या किया, 2018 में सडनली यहाँ से पुल आउट कर लिया, ठीक है, बोला कि हम नहीं मानते इस JCPOA को, इस न्यूक्लियर डील को हम नहीं मानते, क्योंकि आपने ढंग से इसके प्रोविजंस बनाए ही नहीं, तो हम इसको नहीं मानते और हम फिर से सैंक्शन लगाएंगे ईरान के ऊपर। तो ईरान भड़क गया कि भाई अब तो हम आपकी सब बात मान रहे हैं, तो अब आप क्यों सैंक्शंस लगाना चाहते हो। तो ईरान ने क्या, कैसे रिस्पॉन्ड किया, अपने एनरिचमेंट जो थे यूरेनियम के उसको और बढ़ा दिया, ठीक है, एज अ रिटेलिएशन, कि हम अब और यूरेनियम अपना एनरिच करेंगे और ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज बनाएंगे। तो और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर इन्होंने स्टार्ट कर दी अपने पास इकट्ठा करना, नॉट जस्ट फॉर द सिविलियन पर्पज, ऑल्सो फॉर द मिलिट्री पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण कोलैप्स हो गई, ये पूरी ट्रीटी जो थी ये कोलैप्स हो गई, ठीक है। और एक तरह से इसको, अब देखो यहाँ पे मैं आपसे बात करी थी ना कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह से वीक है US की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले US ने क्या किया था, सैंक्शंस लगाए। सबसे पहले देखो कैसे स्टार्ट हुआ था, जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी US की, वो पहले ईरान को अपना पार्टनर मानती थी जब उनको तालिबान को काउंटर करना था। तो ईरान ने हेल्प करी तालिबान को काउंटर करने के लिए। जैसे ही ईरान को, सॉरी, जो US थे उन्होंने तालिबान को काउंटर कर लिया, वैसे ही US ने क्या किया, ईरान को कह दिया कि आप तो एविल पावर हो, आप अपने आप पे न्यूक्लियर इकट्ठा कर रहे हो, आप तो नॉर्थ कोरिया जैसी पावर हो। अपना काम निकलने के बाद ऐसा कह दिया। उसके बाद आए ओबामा ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे, हम आपके साथ न्यूक्लियर डील करेंगे। इन्होंने न्यूक्लियर डील की 2015 की। 2018 में ट्रंप ने इस न्यूक्लियर
न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया। अब जो बाइडेन जो है वो बहुत अर्जेंसी में लगे हुए हैं कि कैसे तैसे भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हो जाए। तो इस तरह से इनकंसिस्टेंट यूएस की पॉलिसी देखी जाती है, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, कि ये डील की सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो इंडिया के लिए चाह बाहर पोर्ट को अगर इंडिया को एक्सेस करना है तो चाहेगा इंडिया कि यहाँ पे ईरान के ऊपर कोई सैंक्शंस ना लगे, ना ही इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस लगे अगर वो ईरान के साथ कुछ भी ट्रेड या डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख रहा है तो। दूसरी चीज़ ये कि चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, अब इंडिया को ज़रूरत है अपने पार्टनर्स की आसपास में, तो ईरान हमारा एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। तीसरी चीज़ ये कि यूएस और ईरान के बीच में अगर टाइस ठीक हो जाते हैं तो हम ईरान से ऑयल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो मार्केट, जो हमारा सप्लायर ग्रुप है वो डाइवर्सिफाई होगा और हमारे यहाँ पे ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम जाएंगी। तो ये पूरा इशू था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है विद प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।